हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि यार आप लोग एकदम बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है, अगर थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन है कि यार पढ़ा तो बहुत कुछ था मैथ्स में पर फिर भी नंबर नहीं आए, क्या मैं गलतियां कर रही हूँ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, अभी आखिरी के एक महीने में क्या करना है। क्योंकि ये लास्ट का जो एक महीना 2 महीने रहते हैं ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने बहुत ही कम पढ़ा है, सिलेबस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, तो आपको अभी लास्ट मोमेंट पे क्या क्या चीजें करनी है, हर एक चीज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, आई एम अंजलि वर्मा एंड मेरे खुद क्लास 12th मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तीनों में ही 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो मैथ्स में एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें करनी है, चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात यार, क्वेश्चन आता है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ एनसीईआरटी करके जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कहते हैं कि क्या मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है या मिसलेनियस को छोड़ दें। तो भाई नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी इज द बेयर मिनिमम, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो करके जानी ही है। 2 पार्ट है आपके पास, ठीक है, तो दोनों ही पार्ट आपको अच्छे तरीके से करने हैं। जितने एग्जाम्पल्स हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एंड जो भी आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको जरूर से जरूर करने हैं, ठीक है। अगर नहीं करा है कुछ भी, सिर्फ पास होना है, तब तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, मैं लिंक कर दूंगी वीडियो, वो जाके देख लो। वहां पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी के उतने ही क्वेश्चंस करने हैं। पर अगर 100 लाना है और आप सोच रहे हो कि सिर्फ अभी से पढ़ेंगे तो 100 ही आ जाएंगे एग्जैक्ट, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बेसिक आइडिया आपको है, तो डेफिनेटली अभी आखिरी के एक महीने में आप 100 ला सकते हो। पर अगर पूरा ही जीरो पे हो तो आप ये कोशिश करो कि पहले आप 80 मार्क्स तक ले आओ 100 में से, ठीक है। अब एनसीईआरटी तो इनफ है नहीं, तो हमें क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से करने हैं एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स से। अब अगर किसी बच्चे के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है, सैंपल पेपर नहीं है, तो वो क्या करे। अभी क्या इतनी सारी बुक खरीदनी पड़ेंगी, तो नहीं। मैंने अपना क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इसका प्राइस सिर्फ 599 है। इसमें जो भी चैप्टर्स आपके पेंडिंग है ना, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो हर एक चैप्टर के सिर्फ 2 ही लेक्चर्स मैक्सिमम में ले रही हूँ, जहां पे आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो पूरा सिलेबस तो मैं लेक्चर्स में करा ही दे रही हूँ, इसके साथ साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ एंड ये ऑब्वियसली हम लोग पीवाईक्यू से ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी बैच में मैंने फ्री पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करा दी हैं अलोंग विद द लेक्चर्स, ठीक है। तो 599 में ही आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद द सोल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, नहीं, प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। जो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, सीबीएसई का ऑफिशियल तो है ही, इसके अलावा भी मैं आपको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ विद प्रॉपर सोल्यूशन। एंड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनकी भी पीडीएफ आपको इस वाले बैच में मिल जाएगी। प्राइस इज ओनली 599। इस प्राइस में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिर्फ उन लेक्चर्स से पढ़ लो, वहां पे आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब सिलेबस हो जाए ना, तो जितनी भी मैंने आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करी हैं, उनसे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो कैसे परचेस करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है। सिंपली आप लोग करियर विल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो क्लास 12th के सेक्शन पे चले जाना, सिर्फ एक सिंगल मेरा यही वाला बैच अभी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको परचेस कर लो। सारी पीडीएफ्स का एक्सेस, सारी क्लासेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब पीडीएफ कैसी कैसी है मैं दिखा भी देती हूँ। तो जैसे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है ना, तो इस तरीके से देखो, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पहले मेंशन कर रखे हैं, एंड में इनके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो हर एक का सोल्यूशन आपको प्रॉपर्ली मिल रहा होगा। तो पहले खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो सोल्यूशन देख लो, और अगर सॉल्व हो भी गया है तो एक बार देख लेना, वेरीफाई कर लेना कि जो भी आंसर आपने लिखा है या सोचा था वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे ये जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है आपका, चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके यहाँ पे पेपर्स वगैरह है ना, वो सब आपको मिल जाएंगे। सैंपल पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा सैंपल पेपर का ही सोल्यूशन है, इनका सोल्यूशन अलग से मिलेगा, ठीक है। तो एक ही पीडीएफ में अगर जैसे ये वाला चैप्टर है तो पहले क्वेश्चन है फिर सोल्यूशन है, अगर सैंपल पेपर है पहले पेपर है फिर सोल्यूशन है,
साथ में मैंने सोल्यूशन इसीलिए नहीं रखा है मोस्ट पीडीएफ्स में, क्योंकि आई वांट की प्रिपरेशन जब आप कर लो उसके बाद आप इनको सॉल्व करो, सो दैट पहले खुद से आप लोग चेक करो, उसके बाद आंसर देखो कि जो भी मैंने सॉल्व करा वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आप लोग जाके इस बैच को अपने लिए परचेस कर सकते हो। तो आई होप यार ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ एनसीईआरटी पे आपको स्टक नहीं रहना है, यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम आउटसाइड, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स में आपको लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस स्टडी है, इतने सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है जी। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत ही कम पढ़ा है तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है यहाँ पे कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना सीख लो, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है वो इजीली हो जाएगा। 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको वो समझ में आ गए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट हो जाएगा, फॉर्मूलाज भी ऑपोजिट ही है। ये करने के लिए ना जितने क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है वो एज इट इज बाय हार्ट लर्न होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एओआई बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लर्न होने चाहिए और एओआई वाला चैप्टर आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आ गया है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 3 मेथड है, होमोजेनस वाला देख लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो और बेसिक सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बस इतना ही है वहां पे, ठीक है। देन रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पर से अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एकदम टू द पॉइंट नहीं आते हैं, तो इस वाले चैप्टर से थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से मोस्टली देखा गया है कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन बन जाता है एंड वो भी बेस थ्योरम से सबसे बढ़िया सवाल यहाँ पे आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको नहीं छोड़नी है। उसके बाद ये सारे से तो मैक्सिमम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, छोटे मोटे एमसीक्यू वगैरह आ जाएंगे, पर लॉन्ग आंसर जैसे 2, 3, 4, 5 मार्कर इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर से आते हैं, ठीक है। बट अगर एमसीक्यूज की मैं बात करूं तो कहां पर से मैक्सिमम आते हैं, तो जो आपका 3D वाला चैप्टर है, जो आपका वेक्टर है, मैट्रिसेस है, आईटीएफ है, यहाँ पर से असर्शन एंड रीजन आ जाएगा या फिर एमसीक्यू आ जाएगा। इस चैप्टर में से मैक्सिमम 2 ही नंबर के सवाल आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पर से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक तो आपको 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा और एक एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी। अगर ग्राफ प्लॉट करना आता है ना तो ये वाला चैप्टर तो आपका वैसे ही हो गया। यहाँ पे तो 2-3 गिने चुने फॉर्मूला है, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ये भी बहुत आसान है। मैट्रिसेस तो क्लास 10th में है आईएससी बोर्ड में, ठीक है, तो आप समझ सकते हो क्लास 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो उतना डिफिकल्ट तो ये नहीं ही होगा, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो ईजी भी हैं और यहाँ पर से एमसीक्यूज आएंगे। नाउ ये चैप्टर ना, इनसे एमसीक्यू वाले बहुत ही बढ़िया सवाल आते हैं, तो इजी वाले नहीं आते हैं, तो इस पे थोड़ा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, सो दैट जो भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आए ना वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते, ठीक है जी। चलिए, जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, सिर्फ क्लास 12th के नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं तो क्लास 11th में आपने जितने फॉर्मूलाज पढ़े, क्लास 10th में, क्लास 9th में बेसिक शुरू होती है ना ट्रिग्नोमेट्री की, साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की क्या है। क्लास 11th में हम कहते हैं साइन पाई भी हम निकाल सकते हैं, साइन 3/π/2 भी हम निकाल सकते हैं। तो जितनी भी वैल्यू है बेसिकली, है ना, चारों ही क्वाड्रेंट में, ये सब आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने बेसिक सब मैथ्स में आपको पढ़ाया है। यहाँ पे सिर्फ कॉस और इसका ऑपोजिट यानी कि सेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक होगा, यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट। ये सब बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है ना आपको पता होना चाहिए। ये नहीं आएगा तो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है ना वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जितने मेथड है ना वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं इंटीग्रल्स की बात करूं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के ना अलग अलग मेथड होते हैं। अगर मान लो एक मेथड से आंसर नहीं आ रहा है तो वो नहीं लग रहा होगा, है ना। जैसे 1 - x अगर आपको गिवन है तो यहाँ पे 1 के जगह पे आप sin square x प्लस cos square x भी पुट कर सकते हो, या फिर अगर 1 - cos x गिवन है तो यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं। 1 - sin x है तो यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे तो cos 2x वाला जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 की जगह sin square x प्लस cos square x लगा देंगे, और यहाँ पे फिर sin x की जगह sin 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें x को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला लगेगा। तो बेसिकली जितने मेथड है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद
सिर्फ लास्ट में आपको क्या करना है, अभी क्या कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, इवन मुझे कमेंट्स आए थे और मेरे पेड बैच में भी पूछ रहे हैं कि क्या हम सारे क्वेश्चंस को फेयर में लिखें। तो भाई ये गलती मत करो, अगर तुम फेयर करने बैठोगे ना तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं कि एक बारी मैंने करा मेरे से नहीं हुआ, या 2-3 बारी मैंने करा था मेरे से नहीं सॉल्व हो पाया, सिर्फ उन क्वेश्चंस को फेयर में लिखो सो दैट लास्ट में उसका सोल्यूशन आप सही तरीके से देख सको। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन को अभी फेयर में नहीं लिखना है, इतना टाइम नहीं है यार। आपको रफ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाने हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज लग रही है सिर्फ वो अपने नोट्स में मेंशन करो। हर एक चीज अभी फेयर में नहीं करनी है, आखिरी का 1 महीना बचा है, कोई तुम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो, अभी 1 साल नहीं बचा है बोर्ड एग्जाम में, 1 महीना ही बचा है, तो हर एक चीज फेयर में नहीं करनी है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, इवन जहां पर से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एनसीईआरटी हो सकती है, कोई पीडीएफ हो सकती है, या फिर इवन आपके पास बुक है कोई दूसरी, तो मार्क करो, ठीक है, पेंसिल से करो, या अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ में भी मार्क करने का ऑप्शन आता है अब, ठीक है। तो आपको फेयर में नहीं करना है, रफ में करना है, और इन क्वेश्चंस को मार्क जरूर कर लेना है जिस भी बुक से या पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें, ठीक है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओ कि आपके नंबर कभी भी आ सकते हैं। मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। मेरे साथ तो बहुत होता था, मेरे मार्क्स 98, 97, 99 ऐसे ही आते थे, 100 नहीं आते थे कभी। मेरा ड्रीम था एक्चुअली कि यार मैं 100 नंबर लेके आऊं मैथ्स में, पता नहीं क्यों, बट मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक है, तो मेरे को 100 नंबर चाहिए थे। बट मैं सिली मिस्टेक्स करती थी तो हमेशा मेरा 1, 2, 3 नंबर तो कट ही जाते थे। तो सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और कैसे इनको अवॉइड कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होगी, तो सिली मिस्टेक्स खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, ठीक है। हर एक स्टेप को आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। ऐसा नहीं करना है कि 3-4 स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म हो गया 4 नंबर का, नहीं, प्रॉपरली हर एक स्टेप आपको मेंशन करना है, सो दैट एग्जामिनर जब देखे ना तो उनको समझ में आए कि अच्छा ठीक है, इस स्टेप के बाद इसने ये करा है, ये करा है। बीच में कुछ भी नहीं घुसा देना है। बहुत सारे स्टेप्स, लाइक मेरी ऐसी आदत थी क्लास 10th में, तो मैं ना कुछ भी बीच से गायब कर देती थी, क्योंकि मुझे तो, मेरे दिमाग में तो मुझे पता है ना कि हाँ इसके बाद ये आना है, ये आना है, तो मैं लिखती ही नहीं थी। ठीक है भाई, हो गया, टीचर खुद समझ जाएगा, बट टीचर खुद नहीं समझते हैं, हमें बताना पड़ेगा उनको कि हमने क्या चीजें मेंशन करी हैं। तो हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से मेंशन करना है, सो दैट एग्जामिनर हमारे नंबर नहीं कट कर सके, ठीक है। चलिए, उसके बाद रिवीजन जरूर से जरूर कर लेना। अगर आपने पहले कोई भी चैप्टर्स पढ़े थे, मैं हर सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ, आखिरी का 1 महीना है ना, जो भी बच्चा सोचता है कि यार मैंने तो साल भर पढ़ा ही था, अब सिर्फ एग्जाम के 1 दिन पहले मैं पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने साल भर पहले पढ़ लिया था, साल भर पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, डजंट मैटर, एग्जाम तो अभी है ना, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। और अभी जितना भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करो। कैसे करना है, तो मैथ्स में तो जितने फॉर्मूलाज है उनको रिवाइज करो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मार्क्ड जो भी आपने करे होंगे, नहीं करे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने सब कुछ बता रखा है, मार्क करा रखा है एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन की एग्जांपल्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ उन क्वेश्चंस पे आप लोग फोकस करो, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिर्फ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं अभी उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का हर एक छोटा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बैठना है, नहीं। जो सिंपल है, देख के ही आपको पता है कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, उनको अभी सॉल्व नहीं करना है। जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट वाले हैं, जिनमें कुछ अलग सा अप्रोच लग रहा है, अभी सिर्फ उनको आपको वापस से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैथ्स में यार ये सारी चीजें अगर आप लोग करोगे ना तो डेफिनेटली अभी से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर कोई भी डिफिकल्टी है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही है, जो भी कुछ है, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ भी लिया है, स्टिल उसको सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक अलग से नहीं खरीदना है, तो आप ये सिंगल बैच ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर, पर सब्जेक्ट, पीसीएम तीनों के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स का है, सिर्फ फिजिक्स का, केमिस्ट्री, तीनों के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, पीवाईक्यू सबके मिल रहे हैं, सैंपल पेपर सबके मिल रहे हैं। तो इस सिंगल बैच में आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको चाहिए कि इंग्लिश की भी पीडीएफ्स मैं इसी बैच में आपको प्रोवाइड करा दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, बात ये है ना कि पीडीएफ्स बनाने में टीम की बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, ठीक है, तो इसीलिए इस बैच का प्राइस 599 है, अदरवाइज मैं फ्री ही कर देती। बट अगर आपको चाहिए कि ये बैच आप लोग खरीद रहे हो एंड मैं इसी में आपको मे बी फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश की भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, मैं करवा दूंगी, ठीक है।
सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक यार अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। किसी भी चीज में दिक्कत है, परेशानी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।